नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे जनरल स्टडीज या जीके के सेक्शन में ज्योग्राफी का जो सेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ ज्योग्राफी के सेक्शन में भी जो इंडियन ज्योग्राफी खास करके होता है, भारत का भूगोल, उन भारत के भूगोल से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे हो या सीजीएल का पेपर हो या सीडीएस और जितने भी सीपीओ सीपीएफ सब देते हैं, उन सब में इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन होते हैं, दरअसल इंडिया के परिचय से लेकर के उसके फिजिकल लोकेशंस में जितने भी फीचर्स आते हैं, चाहे वो भौगोलिक जितने भी भूदृश्य हो, चाहे पर्वत हो, पठार हो, नदियां हो, झील हो, यहाँ के दर्रे हो, यानी कि माउंटेन, प्लेट्यू, लेक्स, यहाँ के प्लेन, यहाँ के जितने भी पासेज हैं, ग्लेशियर्स हैं, रिवर सिस्टम की जितनी भी रिवर्स हैं, नदियां हैं, उन सबको कैसे आप जुबान पे रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसी की एक प्रारंभिक जो एक शुरुआत होती है वो होता है भारत के परिचय से। तो आइए हम लोग इंडिया के परिचय से शुरू करते हैं और कैसे परिचय से जुड़े हुए फैक्ट्स जो कि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे रहता है, उसको हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बगैर समय गवाए हम लोग इस हेडिंग को लेते हैं कि इंडिया का परिचय। अगर इंडिया के परिचय की बात होगी तो उसमें हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले इंडिया क्या है। आप कहेंगे कि भाई इंडिया क्या है? भारत एक देश है। तो भारत अगर एक देश है कहते हैं आपने आंसर में भारत एक देश कहा, तो पूछ जाएगा किस तरह का देश है, कैसा देश है। तब फिर क्या कहेंगे? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। फिर आ जाएगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इंडिया का मतलब पहचान क्या है इंडिया की। तब आप कहेंगे कि भारत एक अर्ध संघीय, क्वासी फेडरल बोलते हैं इसको, अर्ध संघीय देश है जिसको राज्यों का संघ भी कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का संघ भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में इसको यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ कहा गया है, पार्ट 1 में जब भी आप पढ़ते हैं, है ना, भाग 1 में। तो राज्यों का संघ कहा गया, इसका मतलब कि बहुत से राज्यों का एक यूनियन, एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप, एक समूह है जो आपस में मिल करके इंडिया का निर्माण करते हैं, भारत का निर्माण करते हैं। तो ये तो पॉलिटिकली आंसर हो जाएगा। जब हम आम तौर पे बोलते हैं भारत एक देश है, तो चूंकि देश मतलब हो गया कंट्री, है ना, देश का मतलब क्या हो गया? कंट्री हो गया। और कंट्री से ऊपर फिर क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंट हो जाएगा, यानी देश के ऊपर महादेश या महाद्वीप हो जाएगा, और महाद्वीप के ऊपर आ जाएंगे तो विश्व आ जाएगा, है ना, इसके ऊपर आ जाएंगे तो वर्ल्ड आ जाएगा, इंग्लिश में इसको वर्ल्ड बोलते हैं। और वर्ल्ड के ऊपर फिर जाएंगे तो सोलर सिस्टम आ जाएगा, सोलर सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो फिर गैलेक्सी आ जाएंगे, जो मिल्की वे गैलेक्सी है। गैलेक्सी के और ऊपर जाएंगे यानी कि उसको अराउंड चारों तरफ कवर करेंगे तो पूरा यूनिवर्स आ जाएगा। फिर अभी यूनिवर्स पे भी खोज चल रही है कि ना जाने कितने यूनिवर्स है। फिलहाल तो हम अपनी एक यूनिवर्स पे टिके हुए। आइए, तो मतलब जितना आप लेके जा सकते हैं, जीके जो कहा जाता है ना, जीके जीएस का सेक्शन अनंत होता है, वो होता है, लेकिन उसको कॉन्साइज करना, उसको एक सर्कल में लेके आना, फिक्स करना उसका एरिया, वही तो हम लोगों का काम है, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा कैसे एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सके। अब देखिए क्या है, आपने इतना सारा आंसर दिया, फिर हो जाएगा कि भाई ये कितना बड़ा देश है। तो अब आप इसका क्षेत्रफल आमतौर पे कहीं भी पढ़ते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं, तो क्षेत्रफल इसका कहा जाता है 32, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए,
3287 263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर है। अब 32,87,263 किलोमीटर का मतलब हो गया एक बहुत बड़ा एरिया। और यह एरिया क्षेत्रफल देखा जाए तो विश्व का जो पूरा क्षेत्रफल है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये 2.4% है। ये जो एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो आउट ऑफ वर्ल्ड जो है 2.4% है पूरे टोटल वर्ल्ड का। तो आप एक चीज ये भी ध्यान रख लिए इंडिया के बारे में। और एक चीज ज्यादा जरूरी होता है कि इंडिया अगर क्लाइमेटोलॉजिकली देखें, टेम्परेचर बेल्ट के हिसाब से देखें तो पूरे ग्लोब पे टेम्परेचर बेल्ट में ये किस बेल्ट में है। तो चूंकि इंडिया का लोकेशन अभी हम लोग और डिटेल्स में आगे फर्दर देखते जाएंगे, तो इंडिया को हम कहते हैं यह उष्ण प्लस उपोष्ण दोनों कटिबंधों में इसका विस्तार है, यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही जोन में, टेम्परेचर जोन में इसका एक्सटेंट है इंडिया का। क्योंकि देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से हम जब 37 डिग्री 6 मिनट तक जाते हैं तो वो एरिया 30 तक तो ट्रॉपिकल है, उसके ऊपर के हिस्से को सब ट्रॉपिकल में काउंट किया जाता है। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे। इन छोटी छोटी चीजों के अलावा आप जानते हैं कि विश्व में जितनी जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन का मोर देन 17% यानी 17.5 तो ये 2011 का था। अब नई जनगणना, नया सेंसस होगा तो ये 20-22% हो जाएगा। तो इस तरह से पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है भारत। अब देखते हैं कि इंडिया को हम कैसे दुनिया में देखने की जब कोशिश करेंगे कि कहां पर एक्चुअली लोकेटेड है, उसके लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट में। आइए, एक मैप यहां पर दिख रहा होगा और हम कोशिश करेंगे इसके जरिए आपको समझाने का। तो सबसे पहले आप इंडिया को अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो ये देखिए नॉर्थ टू साउथ खींची गई ये लाइन, ये देशांतर रेखा है, उत्तर से दक्षिण जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो दो अगर हम ये देशांतर रेखा खींचे तो इंडिया के पास 2 लॉन्गिट्यूड इंपोर्टेंट आ गया है। तीसरा लॉन्गिट्यूड अगर लेते हैं तो हम यहां से ले सकते हैं जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर निकलता है। ये 3 लॉन्गिट्यूड हमारे लिए इंडिया को जानने के लिए जरूरी होता है। पहले इन तीनों लॉन्गिट्यूड पे बात करते हैं, फिर हम लैटिट्यूड पे आएंगे। आइए इन तीनों लॉन्गिट्यूड को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे। अब सपोज कीजिए कि मैं इधर से ऐसे लिख दिया हूं 786 यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, पूर्वी भाग में है ये वर्ल्ड में, ईस्ट से लेकर के 97, देखो 97.25 मिनट पूर्वी तक है। 97 डिग्री 2.5 यानी 25 मिनट। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, देखो 5 to 7, 5 और 2 जोड़ देंगे 7 और 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9। जब ये भूलने लगे ये फॉर्मूला को जरूर बना के रखें। इसको तो हमने बोल दिया 786 उल्टा लिख दो, वैसे भी उर्दू में इधर से ही लिखते हैं, है ना। या तो 687 हो जाता है या 786, 7 8 6 3 डिजिट लिख देना है इधर से। ये किसी भी प्रेशर में आप नहीं भूल सकते। अब देखिए एक लॉन्गिट्यूड और हमने यहां पर डाला है, ये लॉन्गिट्यूड जो है 82.5 डिग्री ईस्ट है, जिसको 82.5 डिग्री भी कहा जाता है, पूर्वी देशांतर, है ना। इसको आप सब परिचित होंगे IST, ठीक है,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत का मानक समय रेखा। सन के द्वारा जितनी चीजें डिसाइड की जाएंगी वो सब जगह अपना अपना होगा, लेकिन हर देश एक प्रशासनिक रूप से, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से टाइम जोन डिक्लेयर करता है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट। इंडिया का सबसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कितना है? देशांतर, पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट, और इधर आ गया 68 डिग्री 7 ईस्ट। ये सब ईस्ट में है, देखिए ये भी ईस्ट में है, क्योंकि भारत लॉन्गिट्यूड वाइज ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, यानी पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अब हम जब लैटिट्यूड वाइज देखते हैं तो देखिए क्या है, मैं चेंज कर दे रहा हूं थोड़ा कलर, आपको आसानी से पकड़ में आएगा। अब ये देखिए, इंडिया का एक लैटिट्यूड इंडिया के निचले हिस्से से गया, इस लैटिट्यूड पे 8 डिग्री 4 मिनट, ये इस लैटिट्यूड का हो गया डिग्री। ऊपर में हम देखते हैं तो यहां से एक लैटिट्यूड गया जिसको 37 डिग्री 6 मिनट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ 8 4 है, आधा आधी हो गया दोनों, तो 8.4 इतना याद रखिए। और ऊपर में देखिए 376 है, 7 के साथ 6 है, तो यहाँ 7 के साथ ना तो 2 डालना है, ना 8 डालना है, ना 4 डालना है, 7 6, तो 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर, 8 डिग्री 4 मिनट नीचे, ये भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार में, जो निकोबार आइलैंड का निचला हिस्सा है जहां पे इंदिरा पॉइंट है, इस इंदिरा पॉइंट के पास यहाँ का जो लैटिट्यूड देखेंगे, ये लाइन जो गई है ये 6 डिग्री 4 मिनट कहा जाता है। आप इसे भी ऐसे याद रख लीजिए। मेनलैंड जो ये जगह है 8 डिग्री 4 मिनट, ये कन्याकुमारी केप कैमरीन पर है ना, तो केप कैमरीन, और पॉलिटिकली वो प्लेस देखेंगे तो वो कन्याकुमारी एक पॉइंट है जहां से भारत का दक्षिणी बिंदु तय हुआ है। और 6 डिग्री 4 मिनट का जो पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का भी सबसे दक्षिणतम या सदर्न मोस्ट पॉइंट है। एक तो इसको याद रखिए। उसके बाद एक लैटिट्यूड आप सबके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो गुजरात से होकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम से निकल जाती है ना, ये भी आप लोगों के लिए जरूरी है। और ये कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको कर्क रेखा भी कहा जाता है। तो आप कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रख सकते हैं। तो जो कर्क रेखा है आप लोग हमेशा याद रखते हैं कि भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है, जिसमें पहला देखिए गुजरात, दूसरा यहाँ छोटा सा एरिया कवर किया है वो है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, आगे जाएंगे तो चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। आप सीरीज में ही याद रखें पूरब से पश्चिम तरफ कैसे किन किन राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। अब कोई है कि मित्र का गमछा उठा करके झाड़ करके याद कर लेंगे फॉर्मूला बना के, इस सब चक्रों में नहीं पढ़ना है भाई। मित्र का गमछा उठा, कहीं से कहीं फॉर्मूला बनाने का मतलब है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम से लगाएं कि कौन कौन सा स्टेट आता है, या पूरब से पश्चिम की तरफ, उसका जवाब तो आपके पास होना चाहिए। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा, यूपीएससी जैसे एग्जाम में देखेंगे दे देगा किसमें से एरिया वाइज बताएं कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा कौन से राज्य में गुजरता है और सबसे कम किस में गुजरता है, और क्रम से 4 स्टेट का नाम दे दिया। अब आप सीरीज में लगाइए, आप एटलस देख करके और बहुत बारीकी से अगर इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको कोई चीज बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। आइए अभी देखिए, अभी हम लोगों ने 3 लाइन लैटिट्यूड और 3 लाइन लॉन्गिट्यूड पे बात किया है, सबको रहेगा ध्यान में।
अब हम इंडिया को ये फाइंड आउट कर लिए हैं कि अगर ग्लोब पे कहीं अगर हम इतना बड़ा ग्लोब कहीं लें और इसमें इंडिया को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री जो है इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के इधर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। चलिए बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। अब अगर इसी क्षेत्र में हम एक और बंटवारा कर दें, इधर से इधर ले लें ऐसे, है ना, यानी कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इक्वेटर पे ये ईस्ट है और ये वेस्ट लिया हमने, तो अब बताइए कि बीच वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? इंडिया की कंडीशन सपोज कीजिए कि यहां पर कहीं अगर है, इंडिया पर यहां पर कहीं अगर है, तो ये इंडिया की जो कंडीशन है, ये वाला मत सोचिएगा, ये साउथ ईस्ट एशिया, तो ये इंडिया की कंडीशन है। तो इस इंडिया को हम किस हिस्से में रखेंगे? तो इस ये एक तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, पूर्वी देशांतरों के बीच होगा, और उत्तरी यहां से ऊपर नॉर्थ हो गया, यहां साउथ हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतरों के बीच भारत की स्थिति है, और इससे 3 लॉन्गिट्यूड और 3 लैटिट्यूड, 3 अक्षांश और 3 देशांतरों को आपको याद रखना है। इंडिया का परिचय इससे कंप्लीट हो जाएगा कि आखिर इसकी स्थिति कहां पर है। ये ग्लोबल जो इसका पोजीशन है ज्योग्राफिकल सिस्टम के तहत, तो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आखिर वो किस पॉइंट पे ये लोकेटेड है। अब आप ध्यान रखिए, एक चीज हमने पीछे और परिचय में कहा था, उसको भी आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए। जैसे हमने कहा कि इंडिया 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इस एरिया को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं या उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय, या इंग्लिश में अगर इधर देखेंगे तो ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। अब इंडिया 30 डिग्री से थोड़ा ऊपर है, अभी हमने पढ़ा था 37 डिग्री 6 मिनट, तो इंडिया की कंडीशन चूंकि ये डॉट जो जा रहा है यहां तक हो सकती है, 37 38 तक ले लीजिए ऐसे करके, 30 के ऊपर तो 38 35 ऐसे जाएगा। 60 डिग्री तक का जो एरिया होता है 30 से 60 वाला, ये पूरा एरिया, इसको बोलते हैं टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन जो 30 डिग्री के आसपास का एरिया है, 30 टू 35 36 37 तक 5 डिग्री का अप डाउन, इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, इस रीजन को सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया अगर प्रॉपरली अगर हम टेम्परेचर बेल्ट के हिसाब से देखेंगे तो ट्रॉपिकल जोन में है, ट्रॉपिकल बेल्ट में, लेकिन 7 डिग्री के कारण ये सब ट्रॉपिकल एरिया को भी कवर करता है, इसलिए उसको उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में इसका नाम दिया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी इसके ऊपर के हिस्से को 90 डिग्री तक के हिस्से को पोलर जोन इसको कहा जाता है, ध्रुवीय या फ्रीज जोन या शीत कटिबंध कहा जाता है। पोलर जोन या फ्रीज जोन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रीज जोन, फ्रीजेड जोन कहा जाता है या पोलर एरिया कहा जाता है। ये दोनों तरफ ऐसे ही है, इधर भी यहां जाएंगे तो 60 और यहां पर 90। तो इंडिया का एग्जैक्ट पोजीशन अब तक समझ में आ गया होगा। ये सब आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम या क्लाइमेट में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में।
अब हम आते हैं इंडिया, वर्ल्ड में देखिए इंडिया को, अब इस मैप पे ढूंढिए इंडिया को, कैसे ढूंढेंगे? तो अब देखिए, आप सब मुझे बताएं कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं, बताएं कमेंट करके जिसको लग रहा है। अब ये सवाल का तो जवाब आप आसानी से दे देंगे, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इंडिया में जो कॉन्टिनेंट है उसको एरिया वाइज सीरीज में लगाएं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, पांचवा सबसे बड़ा कौन है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। इस तरह से वर्ल्ड वाले में हम पढ़ेंगे। अभी चूंकि इंडिया को हमें विश्व में ढूंढना है कि भाई कहाँ है हमारा ये महान देश, तो सबसे पहले बताइए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया होता है अकॉर्डिंग टू एरिया। पहले नंबर पे कौन आ गया, एशिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे बच्चों ये अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवे पे अंटार्कटिका जो आपको इधर दिखेगा नहीं, है ना, और छठे पे आ जाएगा तो यूरोप, और सातवें पे आ गया ऑस्ट्रेलिया। अब आप जब भी क्रम से पूछे कोई तो ये बताएंगे एक नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। ये ध्यान में रहेगा सबको, लिख दूं क्या? चलिए लिख देता हूं। ये हो गया एशिया, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका। क्लियर है ना? ऐसा ना हो कि गुरुजी इधर करा रहे हैं आप लोग उधर बोल रहे हैं। ये हो गया अंटार्कटिका, पांचवें नंबर। ये हो गया यूरोप, छठे नंबर पे, और ऑस्ट्रेलिया को तो आप सब जानते ही, ऑस्ट्रेलिया सातवें नंबर। अब इतना क्लियर है। अभी तक हमारे भारत का पता नहीं चला, जिसको पता लगाने चले थे। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया, ये देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया जगमगाता हुआ श्रीलंका को अपना पैरों में तो चरणों में साथ साथ सुशोभित करते एक मूर्ति की तरह है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया हो गया, और इंडिया की कंडीशन जो है, इस इंडिया की कंडीशन ये एशिया महाद्वीप के सदर्न पार्ट में है, इसलिए भारत की लोकेशन हम कहां कहेंगे, दक्षिण एशिया में। इंडिया का लोकेशन कहां जाएगा, साउथ एशिया में। तो वर्ल्ड में हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज देखा ही था। अगर सपोज करें आप कि इस एरिया से, ये लीजिए, इस एरिया से अगर हम इक्वेटर को क्रॉस करा दें 0 डिग्री, ये है, तो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा में है, इसका मतलब कि इंडिया में जो कुछ भी होगा सब नॉर्थ होगा, साउथ नहीं होगा, क्योंकि इक्वेटर के अपर पार्ट में। बिल्कुल क्लियर कट आप एटलस रख लें सामने और लेक्चर को ध्यान से देखते हुए चलें तो आसानी से ये याद हो जाएगा। इतना सबका क्लियर हो जाएगा। आप चाहे सीडीएस का दें, चाहे सीपीएस सीपीएफ का देंगे, उन सब पेपर में भी क्लियर कट आप आंसर कर सकते हैं अगर यहाँ से चीजों को इस तरह से एडॉप्ट करते हैं। अभी तक मैं मान के चल रहा हूं कि इंडिया का सिर्फ परिचय कि वर्ल्ड में लोकेशन कहाँ है, कैसा कंट्री है और किस कॉर्नर में हमारा यह देश है, और बहुत बारीकी से आप इसको देख सकते हैं। एक चीज और समझिए, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, ये देखिए बहुत सारी चीजें यहां पर हमने अभी डाल दी है। इंडिया का जब हम वर्ल्ड में फाइंड आउट कर लेते हैं तब आता है कि भारत के कुछ पड़ोसी देश होंगे। अगर हम इस पर देखने की कोशिश करेंगे तो ये ब्लैंक में दिख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा मानना कि सच में होता है।
तो इसीलिए हम लेके आए हैं ये वाला मैप। इंडिया के कौन कौन से नेबरिंग कंट्री है, तो जब भी इंडिया को आप देखें तो खुद को ऐसे खड़ा कर लें और कुछ बाबा रामदेव जी का योग करें। जैसे इंडिया का ये जो हिस्सा है गुजरात के ऊपर वाले इस कंधे पे पाकिस्तान, कान को छूता हुआ यहां से अफगानिस्तान, ऊपर से चाइना, जैसे ऊपर का है तो इसके ऊपर चाइना और ये कंधे पे नेपाल, इसके बाद यहां भूटान और बिल्कुल ये बांग्लादेश और नीचे श्रीलंका और मालदीव। आइए देखते हैं कितने हो गए। तो हमने यहां से शुरू किया था पाकिस्तान, ऊपर में अफगानिस्तान, लोकेशन वाइज देखते हैं तो चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये सब हमारे नेबरिंग कंट्री में आते हैं। तो नेबरिंग कंट्री में हम देखते हैं तो 3 3 6 2 8 7 हो जाएगा, 3 3 6 6 7 कंट्री जो है वो हमारा बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ इंटरनेशनल, और 2 कंट्री जो है ये कोस्टल बाउंड्री में है ना, समुद्री सीमा के साथ हमारे पड़ोसी देश के रूप में है। तो ये मालदीव और ये श्रीलंका, दोनों की स्थिति आप नीचे देख लिए, यहां बांग्लादेश को देख लिए। अब यहां तक तो ठीक है। अब आ जाता है कि इंडिया को बाउंड्री टच करने वाला जो कंट्री है उसमें पहले नंबर पे कौन सा है, यानी सबसे लंबी सीमा, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री भारत के साथ कौन सा कंट्री शेयर करता है। चलिए इसका नाम आपने बता भी दिया, कहीं से याद कर लिया वन लाइनर। फिर पूछ देगा 4 कंट्री दे दिया, उस सीरीज में बोल दिया अगर लगाने 1 2 3 4, बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, तो अब सबका पेपर का ढांचा एक जैसा होने लगा है। बस लॉजिकल सेटिंग डिफरेंसेज हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। तो एक तार्किक रूप से क्वेश्चन को सेट कर दे रहे हैं इस तरह से ट्विस्ट करके यूपीएससी कि क्वेश्चन में आंसर ढूंढने से पहले आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल होना पड़ता है। पीसीएस अभी उस लॉजिक को नहीं लाया, लेकिन फैक्ट्स तो उसी लेवल पे ले ही जा रहा है ना क्वेश्चन का पैटर्न। तो समझिए, तो आपको ये क्रम से कौन कौन से पड़ोसी देश हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सीमा की लंबाई के आधार पर आपको याद रखना है। तो आप सब जानते हैं, अवेयर है इससे, बचपन में एमबीए सबने किया है ना, या और कहानी को ट्विस्ट करना हो बोलिएगा कि बचपन में बचपन, बी से ब कर लीजिए, सी एच से चा कर लीजिए अंग्रेजी वाले, पी से पा कर लीजिए और एन से ना कर लीजिए, बचपन। तो बचपन से एमबीए का शौक था, लेकिन किस्मत मारी गई, हमने बीए कर लिया और फिर ब्ला 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 करके खूब दुख दर्द शेयर कीजिए कि जब उससे काम नहीं चला तो हमने फिर एमए कर लिया, वहां भी मामला फंसा तो हमने बीएड कर लिया, वहां भी मामला फंसा तो हमने फिर पीएचडी का सोचा और फिर सारे कोर्स जीवन के करते चले गए। सिर्फ एक शौक नहीं होने की वजह से इतने सारे शौक पूरा हो गया, बचपन में एमबीए, ध्यान रहेगा। और अब इनका फुल फॉर्म ले लीजिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बचपन हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रेक लीजिए, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान एमबीए में जोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये क्या है, अगर बांग्लादेश पहले नंबर पे है तो देखिए बांग्लादेश यहाँ पर है 4096.7 किलोमीटर। तो आप 4096.7 किलोमीटर की जगह 40 तो याद रख सकते हैं, 40 भी छोड़ दीजिए, 4000 तो याद रख ही सकते हैं एक जनरली, कि 4K में है, 4 पॉइंट समथिंग है तो 496 है, जीरो बीच में है, तो आप 4K 4 इसका याद रख लीजिए बांग्लादेश का। दूसरे नंबर पे है चाइना, चाइना में आइए, चाइना में 34 है तो आप 3 याद रख लीजिए, 3488 है ये, चाइना 34 ऐसे करके याद रख लीजिए, चैमलिंग चैम्पलिंग याद रखते हैं, चाइना 34, 3400 कुछ, तो 3400 तक चले गए तो आंसर तो कर ही देंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए ये भी याद हो गया। बचपन, पाकिस्तान आइए, कैसे भूल सकते हैं, ये 333 करता रहता है भाई हमेशा, तो 3323 है ना, तो 333, वहां पर था 34, यहां पर क्या है 33,
ऐसे करके याद रखिए। और दोनों है ही, ये 33 दुश्मन नंबर है, वो 34 नंबर पे। चाइना 34, पाकिस्तान 33, भाई नंबर दिए हुए पोजीशन। अब ये सब हो गया, तो देखिए आप नेपाल पाइए 1751, लग रहा है कोई स्वतंत्रता संग्राम हुआ था या अंग्रेज भारत में आए थे, कुछ ना कुछ लड़ाई हुई थी, इस तरह से याद है इसके। 1758 जगह 1751, तो हालांकि 1857 है, तो 1751 आप याद रख लीजिए, 17 तो कम से कम याद रह ही जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे जोड़ लीजिए। फिर क्या बचता है, म्यांमार। म्यांमार 1600 है, तो वो 17 है, तो म्यांमार 16, 17-16 इन दोनों कॉम्बिनेशन, 23-34 इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दीजिए, तो 1643 हो जाएगा म्यांमार का। अब दो छोटे छोटे बच्चे हैं, भूटान और अफगानिस्तान। तो देखिए यहाँ 106 है मात्र, यहाँ 699, लग रहा है कोई कोर्स बेच रहे हैं, है ना। 699 का कोर्स भूटान से खरीदे, तो आप 699 का पैक रख लीजिए। और अफगानिस्तान छोटा सा बॉर्डर है 106 किलोमीटर का, तो उसे भी आप याद रखें। अब ये ध्यान रखना कि चूंकि जो हमारा अखंड भारत था उसमें तो ये सब यूं ही समाहित था, तो जब धीरे धीरे इंडिया का मैप पॉलिटिकली चेंज हुआ और फाइनली जब हम गुलाम हुए, फिर आजाद हुए, इस दौर तक आते आते प्रेजेंट में ये कंडीशन है। तो बॉर्डर जो बनाया गया, तो भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है, मैकमोहन लाइन बोलते हैं उसको, ये याद रखिए, मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के साथ है, तो रेड क्लिफ याद रखिए। और भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों के लिए लेंगे तो डूरंड लाइन याद रखिए, ठीक है। अब चूंकि बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान था, तो वहां भी रेड क्लिफ ने ही लाइन खींचा था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को लेकर के, तो वहां पर भी वही था। फिलहाल आप बांग्लादेश ध्यान रखें, तो ये रेड क्लिफ यहां भी कह सकते हैं। तो इतना सारा आपने भारत के पड़ोसी देश को लेकर के देखा। तो इंडिया अगर साउथ एशिया में है, तो साउथ एशिया में देखिए, थोड़ा प्रीवियस में चलते हैं, ज्यादा दिख जाएगा। इंडिया अगर साउथ एशिया में है, तो इसके साथ कौन कौन से देश हुआ, तो देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और फिर म्यांमार। तो अगर ये यहाँ पे मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, मुझ कुछ और निकल रहा है। अब ये देखिए, इसमें से एक पड़ोसी देश जो हमारा है, वो सिर्फ म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का है, बाकी ये सब साउथ एशिया का है। तो जब हम साउथ एशिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, या ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करना होगा, तो आप अगर कहीं पे आप पढ़ते हैं, इसका नाम सबने कहीं न कहीं जीके जीएस में पढ़ते समय सुना हो, सार्क का नाम पढ़ते हैं। तो सार्क में कुछ नया कहाँ है, देखिए इसका मतलब हो गया, एस ए का मतलब हुआ साउथ एशिया। चलिए साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, यही होगा। उसके बाद ए का मतलब होता है एसोसिएशन, तो एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन बनाएंगे। और इसका मतलब होता है रीजनल कोऑपरेशन, तो रीजनल कोऑपरेशन की बात हो जाएगी। हिंदी में दक्षेस बोलते हैं। तो दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय जो संगठन है, दक्षेस भी बोलते हैं, वो सार्क है। सार्क की जब भी बात होगी तो भारत के यही पड़ोसी देश सब होंगे। जब आप फर्दर करेंट में या किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, तो उस समय कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी बॉर्डर की लेंथ को देखा। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो कुल लैंड जो एरिया है वो बाउंड्री भारत का, वो 15,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि अगर हम ये ऊपर ऊपर की बात करें, यानी कि अगर मैं आपको ये कहूं कि इंडिया यहां से लेकर के अगर ये ऐसे जा रहा है, ये पूरा हिस्सा वर्ल्ड का मैप में देख रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर को बहुत सही से नहीं दिखाया उसने, सब जगह गड़बड़ किए हुए। तो देखो बच्चों, अगर इंडिया को
यहां से यहां तक हम देखें, टोटल लैंड बाउंड्री यहां तक, तो ये जो पीला वाला हिस्सा देख रहे हैं वो कितना किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री या लैंड वाला जो बाउंड्री है। एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह से इधर वाला बाउंड्री हो जाएगा निचला। यहां से अगर देखें तो ये जो हिस्सा है, ये हमने जो पहले से कर रखा है, ये वाला हिस्सा है, ये यहीं पे रोक देते हैं ना, हम बांग्लादेश तक कर लिए। ये जो हिस्सा है भारत का, ये समुद्री सीमा है, कोस्टल बाउंड्री है। तो कोस्टल बाउंड्री की जो स्थिति देखते हैं समुद्री सीमा की, वो 6100 किलोमीटर है। और इस 6100 किलोमीटर में अगर आइलैंड और इन सबको जोड़ देते हैं तो ये 7516 किलोमीटर का एरिया हो जाता है टोटल। यानी कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यानी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप इन सबको जोड़ देते हैं तब हो जाता है कितना? 7516 किलोमीटर। तो ये बाउंड्री भी आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट्स के तौर पे और किन किन चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं, और एक चीज देखिए यहाँ पर, इंडिया का नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, ये एक्सटेंट भी कई बार आप लोग याद करते हैं। 2933 किलोमीटर जो है इसका पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार है, 2933, और उत्तर से दक्षिण जो है ये 3234 किलोमीटर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर इसका अंतर पूछ दे तो इसमें से इसको माइनस कर दें। माइनस करिए, कितना हो रहा है? 4 में से 3 गया 1, मैथ वाले सब शुरू हो जाओ, है ना। 3 में से 3 गया तो 0। अब यहाँ पर बचा 2, 2 का मतलब हो गया 12, 12 में से 9 गया तो 3, और फिर 2, 2 खत्म, 301 किलोमीटर। सिंपल है, मैथ वाले तब तक बता दिए होंगे, मुझे लग रहा है आ गया होगा। तो ये आप फैक्चुअल चीजों को, इसको भी ध्यान में रखें। इसके अलावा किन किन चीजों की जानकारी हमें रहना चाहिए, आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। फिर से इंडिया अब आपके सामने, कि भारत को हमने पहले ग्लोब पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बाय लोकेट किया कि कहां पर है, फिर वर्ल्ड मैप पे कौन से कॉन्टिनेंट के किस हिस्से में है उसको देखा, वर्ल्ड में पोजीशन क्या है एरिया वाइज, उसकी बात हम नहीं किए थे, आइए उसको भी कर लेते हैं। वर्ल्ड मैप पे ही, यहाँ पर हम जो वर्ल्ड मैप पे बात कर रहे थे तो हमने ये 7 कॉन्टिनेंट बताया था। अब भारत का जो एरिया बाय क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम भारत का पोजीशन देखेंगे तो 7th नंबर पे आता है। तो उसके लिए अगर हम इस मैप पे आ जाते हैं, चलिए वर्ल्ड में अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया को देखेंगे तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे घर, मेरे घर, देखो कोई ना कोई कुक या बाई काम करने आती है, आप याद रखने के लिए क्या करेंगे? मेरे घर रकूक बाई काम करने आती है, रकूक बाई। तो देखिए आर से रूस हो जाएगा यानी कि रसिया, सी से हो जाएगा कनाडा, यू से पता ही है यूएसए, सी से चाइना, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई से इंडिया। तो भारत का पोजीशन जो 7th हम लोग बातचीत कर रहे थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7th पोजीशन पे है क्षेत्रफल के अनुसार इंडिया को देखा जाए। जो हमने बिगिनिंग में बात रखी थी कि वर्ल्ड में अगर इस वर्ल्ड मैप पे इंडिया की कंडीशन देखें तो रकूक बाई में पहले नंबर पे आ जाता है रसिया, रूस हो जाएगा।
है ना। तो मैं यहां पर रूस लिख दे रहा हूं। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, रकूक हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, थर्ड यहां पर भी है, थर्ड यहां पर भी, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है चाइना, चीन चौथा पे आ गया। पांचवें नंबर पे अब देखिए रकूक हो गया, बाई, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ब्राजील यहां से ले लीजिए पांचवें नंबर पे, ब्राजील। छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे इंडिया। तो यहां पर भी देख सकते हैं ज्यादा जिगजैग ना हो, इसलिए हम लोग इस पे बात कर रहे थे। तो मेरे घर रकूक बाई काम करने आती है, तो इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में क्षेत्रफल के साइज के आकार के हम देखते हैं, आकार के आधार पर, तो वो सातवें नंबर पर आता है। इससे पहले 6 बड़ी बड़ी कंट्री हैं, ये आप पोजीशन याद रखें। अब आते हैं इंडिया के इंटरनल मैटर में, कि आखिर इंडिया की अगर हम इंटरनल कंडीशन को देखें तो कैसे समझ सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनल में जाने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे वर्ल्ड में ये पोजीशन है, इसके बाद हम भारत के इन कंडीशंस को देखते हैं कि आखिर इंडिया का, चलिए इंटरनल समझ लेते हैं कि इंटरनल को कैसे हम समझ सकते हैं। तो जैसे इंडिया यानी भारत, भारत जो है वो दो रूपों में बटा हुआ है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स, यानी कि राज्य है यहां पर, और केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य आप सब जान रहे हैं कि 28 स्टेट्स हैं इंडिया में भी, और 8 यूनियन टेरिटरी भी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो जब आप ऐसे बगैर कुछ देखे सुने कहीं से याद रखते हैं, 8 और 28 याद रख लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई आपसे ज्योग्राफी जानने के लिए पूछ दिया कि भारत के जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, आप हमको बताएं इसमें से कितने यूनियन टेरिटरी जो है देश के इंटरनल पार्ट में है, कितने जो है वो कोस्टल रीजन में है, और कितने जो है वो आइलैंड पे है। तो अब आप 3 कैटेगरी होगा, या तो फिर वो रटेंगे या फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे। आइए हम लोग भी साथ में मिलकर चेक करते हैं। ये पता ही है विभाजन हो गया है। तो सबसे पहले अगर हम चलें ऊपर से देखें तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, इन चारों को आप लोग समझ गए। याद रखिए लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, 4 तो मेनलैंड पे हो गया। अब आइए और आगे बढ़ते हैं, चेंज कर देता हूं। चलिए यहां पर 5वें नंबर पे हम ले रहे हैं, और यहां पर 6ठा नंबर ले रहे हैं। आप बताएं कौन सा है। 5th नंबर पे दमन दीव, दादर नागर हवेली, जो एक दोनों को मिला दिया गया है। और 6ठे पे क्या हो जाएगा, पुडुचेरी, जिसको पांडिचेरी कहा जाता था पहले। तो पुडुचेरी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद और पोजीशन बदलना है, तो यहां पर देखिए 7वें नंबर पे लक्षद्वीप और 8वें नंबर पे अंडमान निकोबार। अब आप बताइए, साफ साफ आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि कौन से मेनलैंड में है। तो 4 आपको दिख रहा है ये पीला वाला। कौन से कोस्टल पे है, 2 आपको दिख रहा है ये पिंक वाला। और कौन से बिल्कुल आइलैंड ओशन के अंदर है। इसमें भी कैटेगराइज कर दे कि इनमें से कौन सा अरब सी में है, अरब सागर में, अरेबियन सी में, कौन सा बे ऑफ बंगाल में है ना, आइलैंड पे। तो आपको बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, और अरब सागर में ये लक्षद्वीप, अरब सागर के तट पर दादर नागर हवेली, दमन दीव वाला।
और बंगाल की खाड़ी के तट पर पुडुचेरी। और एक चीज ध्यान रखें, इसमें फैक्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं आप याद करने के क्रम में। देखिए, ये जो पुडुचेरी है, इस पुडुचेरी की जमीन 3 और जगह पे है, उसको कैसे याद रखेंगे? तो केरला में जो एक जगह है उसको बोलते हैं माहे, ये जमीन किसकी? पुडुचेरी की। तमिलनाडु में जो जगह है, ये जमीन किसकी? पुडुचेरी की, नाम है करिकाल। और आंध्र प्रदेश में जो जमीन है वो भी पुडुचेरी का, और नाम है एनम। तो जब कभी भी हम पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी के साथ किसको किसको जोड़ देंगे? माहे, करिकाल, येनम, इन सबको किसके साथ जोड़ देंगे? पुडुचेरी के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। दोनों किनारे पे। माहे कहां है? केरला में। करिकाल कहां है? ये तमिलनाडु में। ये पॉइंट डला हुआ है ना, इसको बिंदी मत समझिए, पहले था। चलिए, पुडुचेरी और येनम, एनम कहां है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्या था? दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, ये पुडुचेरी हो गया। ये इधर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। इधर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऐसे करके याद रख सकते हैं। सबसे नए वालों में कौन हो जाएगा? लद्दाख। वांगचुक का नाम याद रखेंगे, जम्मू एंड सीधा कश्मीर लिख दो, जम्मू एंड कश्मीर। चंडीगढ़, दिल्ली नेशनल टेरिटरी में आ जाएगा। तो ऐसे करके आप पहले तो यूनियन टेरिटरी को समझिए। अब 28 राज्य हैं, ये भी जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि इन 28 राज्यों की स्थिति आपको पूरी तरह से माइंड में रहेगा। उसके कैपिटल रहना चाहिए, इन सब के भी कैपिटल होनी चाहिए। जैसे लद्दाख में देख रहे हैं, लेह हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का, श्रीनगर है ही। आइए, चंडीगढ़ अपने आप में कैपिटल भी हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल है, नई दिल्ली कह सकते हैं। दमन एंड दादर नागर हवेली का क्या हो जाएगा? तो दीव हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप का क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप का कैपिटल कवारती। अब देखिए अंडमान निकोबार का श्री विजयपुरम, पहले ये क्या था? है ना, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम हो गया श्री विजयपुरम। और एक और ध्यान रखिए नया न्यूज के हिसाब से, केरला का नाम क्या हो गया? अब केरलम, केरलम, संस्कृत का म जोड़ दीजिएगा, केरलम। तो इन सब की कैपिटल जैसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसी तरह से राज्यों को देखने की कोशिश करेंगे कि 28 राज्य और फिर उसके कैपिटल आपको माइंड में है कि नहीं। ये बिल्कुल परिचय में इतनी सारी चीजें आपको रहना चाहिए। कोई भी घर पे आके बैठते हैं और पूछते हैं बाबू तैयारी कर रहे हो, कहते हो कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, फिर आपसे पता चला कि इंडिया का स्टेट पूछ दिया, ये बताओ आइजोल किसकी कैपिटल है, आप कह रहे हैं कि आइजोल लग रहा है अरुणाचल प्रदेश का होगा, आइजोल सर सिक्किम का होगा। ऐसी स्थिति इस लेवल पे आकर के ना हो, इस लेक्चर के बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए, तो सबसे पहले आपने यूनियन टेरिटरी को 2 को ऊपर से देख लिया, तो आपके पास राज्यों को कैसे याद रखेंगे? ये देखिए, हिमाचल प्रदेश HP, उत्तराखंड UK,
यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। दो पर्वतीय राज्य यहां पर ध्यान रखिए, और दो खतरनाक, शुरू से परेशान हैरान, चूंकि बॉर्डर का एरिया रहा है पेप्सू वाला राज्य हो जाएगा। तो ये पंजाब को हम पीएनबी डाल दे रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, और हरियाणा एचआर। दो स्टेट याद रखिएगा, है ना, क्योंकि बॉर्डर के एरिया का है और साथ साथ पंजाब के डिवीजन तक काफी बड़ा विवादित क्षेत्र रहा है शुरू से। तो पंजाब हरियाणा याद रखिए। दो हो गए पर्वतीय राज्य, दो पंजाब हरियाणा बॉर्डर से और दिल्ली से सटा हुआ यार। अब सीधा सड़क जाइए नीचे तक, क्या क्या आ जाएंगे, राजस्थान आरजे, गुजरात ना, जीजे कर लीजिए, महाराष्ट्र, एम डाल दे रहा हूं सिर्फ, गोवा, गो कर दीजिए, कौन आता है वहां आने, किसका मन करता है, गोवा। कर्नाटका का केटी, केरला का केरलम, KLM कर लीजिए, केरलम। सीरीज में ऐसे ही आना है आपको। फिर देखिए तमिलनाडु का TM, आंध्रा का AP, आंध्र प्रदेश, और इसी से बना हुआ तेलंगाना, तो TL डाल दीजिए, तेलंगाना साथ के साथ। आगे बढ़िए, उड़ीसा OD, ठीक है, वेस्ट बंगाल किनारा वाला यहां तक हो गया। अब आ जाइए छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी एंड बीच वाला MP चूंकि देखिए आप नहीं भूल सकते, इसलिए MP भरने के चक्कर में पहले नहीं रहना है। MP भर लिए, पता चला आप खोज रहे हैं छत्तीसगढ़ किधर गया, झारखंड किधर गया, ये तो इतना बड़ा ये एस्टेब्लिश है, मिल ही जाएगा। मेनलैंड का देखिए अभी आपके सामने आ गया, फुल फॉर्म इसका, HR का, यूके का, ये माइंड को सोचने दीजिए, आप सोच सोच करके बोलिए, उससे रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी थोड़ा, ठीक है। अब आइए इधर सिक्किम का SKM डाल दे रहा हूं, अरुणाचल का AP, है ना, नागालैंड का NG, मणिपुर का MN, और मिजोरम का MZ, त्रिपुरा का TRP बढ़ ही जाता है, TRP, मेघालय का MG, असम का ASM। हो गया। अब ऐसे करेंगे तो 28 का 28 राज्य आपके सामने आएगा, और अगर ऐसे नहीं करते हैं तो फिर कोई ना कोई राज्य आपको छूटेगा, और फिर उस समय आप खोजेंगे कि कौन सा था, एक रह गया, कोई छूट गया। आप सीरीज में चलो, जैसे मैं अगर बोलता हूं या यूनियन टेरिटरी अब हटा दीजिए, यूनियन टेरिटरी आपने कर लिया था, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, दो माउंटेन वाला हो गया, पंजाब हरियाणा, दो ये एरिया हो गया। अब लुढ़क जाइए नीचे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, एक ही बार सरसरा के नीचे गए। फिर ऊपर आना है भाई, अब कर्व ऐसे तो होगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना उसी से अलग हुआ है तो ले लीजिए, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सांस लीजिए थोड़ा। अब आइए छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, और बीच में आ गया MP, पूरा एरिया कवर हो गया। अब आपसे सपोज कीजिए किसी पार्टी को ज्वाइन करने जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ता बनना है, तो आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ देगा कि इसमें कलर कर दीजिए, किस किस राज्य में बीजेपी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार यानी NDA, है ना, तो उस अलायंस का कौन कौन से उसमें है, गवर्नमेंट है, वो सारा मैप पे एक ही बार पीला कर देता है या भगवा कलर कर दिया। कहां बची कांग्रेस कर देगा, कहां क्षेत्रीय पार्टी लोकल पार्टी का है, ये सारी चीजें मैप की जानकारी होगी तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि अब किधर बचा है हिंदू राष्ट्र होने के लिए, वो भी पूरा हो जाएगा तो आप सपना पूरा हो जाएगा कुछ। तो आइए, आपने ये सारा देख लिया, अब इसी तरह से इधर के राज्य में जाएंगे तो ऐसे करके आप नॉर्थ ईस्ट के जो सातों स्टेट हैं, इसको तो बिल्कुल ये ध्यान रखिए, ये पहले असम एक ही था, असम गणराज्य को कट करके ऊपर में अरुणाचल बना दिए, साइड में नागालैंड, सब में लड़ाई हुई, आप इसके इतिहास को पढ़ेंगे तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब एक ही से अलग हुआ। तो चूंकि देखो पहले इसकी कंडीशन ऐसे थी, यही एक ही असम था, काट दिया, क्या बन गया देखो, ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश, इधर वाला लड़के अलग हो गया, क्या बन गया, नागालैंड, दो बन गया, फिर एक भिड़ गया, क्या बन गया, कुकई मिठी का मणिपुर, निचला हिस्सा बच गया जो वो मिजोरम, ये भी अलग हो गया, इधर का हिस्सा जो बच गया वो त्रिपुरा,
ये भी हो गया। बचा ये था, बोला इतना दूर हमें भी अलग कर दो, मेघालय। फिर जो रेस्ट बच गया वो क्या है, असम है। तो ये एक ही था ये पूरा, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए अब इन्हीं सब का आपको कैपिटल ध्यान में रखना है। देख रहे, सब बच्चों वाला काम है, लेकिन ये बुजुर्गों से भी नहीं होता, ये नहीं भूलना है। तो आइए सबसे पहले अगर नॉर्थ ईस्ट में जाओ तब यहां पे ज्यादा कोई फंसाएगा। मिजोरम की कैपिटल क्या होगा, आइजोल। मणिपुर की इम्फाल। नागालैंड के कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। असम दिसपुर। त्रिपुरा अगरतला। मेघालय शिलोंग। और सिक्किम का गैंगटॉक। तो ये इधर का आप पहले कोशिश करें कि एक दूसरे में ना जाए, तो पहले वो हटा देंगे। अब कोई कोई पूछ देगा बिहार की राजधानी कहाँ है, नींद में उठेंगे तब भी बोल देंगे अरे वो पटना, पटना लगाओ पटना। कौन भूल सकता है ना। पूरे भारत की राजनीति जहां से गुजरी है प्राचीन काल से, तो बिहार का, यूपी का। यूपी वाले कभी कभी फंसा देते हैं मैटर को। लखनऊ, ठीक है, पूछ देगा यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, सोचेगा यार इलाहाबाद है कि लखनऊ था, तो हाई कोर्ट तो इलाहाबाद में है, राजधानी क्या है, लखनऊ। तो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब में नहीं मैटर ज्यादा उलझता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाले में मैटर उलझेगा। तो कोशिश करना है कि इन सब का भी फिर भी जब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना बेहतर तरीके से पूरा एक बार सीरीज में हम बना करके उसको कर लें। एक तो ये ध्यान रखना है। और क्या जानना चाहिए, अब इसके अलावा हम अगर जाते हैं लास्ट में, तो इसके जरिए क्वेश्चन और क्या क्या हो सकता है उसको देखिए। आप लोग चाहे तो उसको लिख सकते हैं एक जगह कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बाउंड्री पर कितने राज्य बसे हुए हैं भारत, उनका नाम लिख करके बताएं। ये रेड वाला जो है बच्चों, ये भारत का इंटरनेशनल बाउंड्री, इस पर टोटल कितने स्टेट, ठीक है। तो यहां से गिन लेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। अब स्टेट में आप यूनियन टेरिटरी को भी काउंट कर लेंगे और लिख देंगे, यूटी 2 है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सब हो गए। तो इधर के सारे, वेस्ट बंगाल को भी ध्यान रखिए, वेस्ट बंगाल जोड़ लीजिए, और बाकी ये बॉर्डर पे दिख ही रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, आप लिख लेंगे कि सीमावर्ती या भारतीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे हुए राज्य कौन कौन से हैं, उनकी पहले संख्या और फिर नाम आपको लिखना है। होमवर्क दे रहे हैं, इतना आप कर लेते हैं। इंडिया का परिचय आपसे ज्यादा जबरदस्त किसी का नहीं होगा, और अगर आप किसी भी बेहतर जगह से इसको पढ़ते हैं तो बगैर बादशाह भूगोल का बने हुए भी इन सब चीजों को अच्छे से याद करके घूम सकते हैं आप। आइए फिर देखिए इधर दूसरा सवाल बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हो गया कि इंडिया के कोस्ट पर कितने राज्य बसे हुए, उनका नाम, पहले तो संख्या और फिर उसका नाम। तो कोस्टल स्टेट को आप बता देंगे, पीला वाला जो मैं कर दिया हूं नीचे से। तो इन कोस्टल स्टेट में गुजरात है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ऐसे करके ये दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका, यहां वाला रहेगा यार। फिर अब आगे फिर क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसके अलावा आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के साथ टच करने वाला स्टेट की संख्या कितनी है और उसका नाम क्या है।
क्वेश्चन ध्यान रखें, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच करने वाला कौन कौन सा भारत का राज्य है ना? तो स्टेट्स को नाम बताना है जो कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच कर रहा है। ऐसे ही चाइना के साथ बाउंड्री टच करने वाला स्टेट कौन कौन सा है? ऐसे ही नेपाल के साथ बाउंड्री टच करने वाला स्टेट कौन कौन सा है? आपको क्वेश्चन है, ये आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही भूटान के साथ कौन कौन सा भारत का कंट्री बॉर्डर, सॉरी भारत का स्टेट भूटान के साथ टच कर रहा है। ऐसे ही म्यांमार के साथ, है ना, कौन कौन सा टच कर रहा है। और ऐसे ही बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा हमारा स्टेट टच कर रहा है। कितने स्टेट है और कौन कौन सा टच कर रहा है, ये इतनी चीजें निकाल सकते हैं आप। देखिए कितनी बारीकी से सिर्फ मैप का स्टडी अभी तक हो रहा है, आप कितने सारे फैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको बेहतर होता है, ये फैक्ट्स वन लाइनर रटते हैं कहीं से भी तो वो लूसेंट इन सब चीजों से आप पढ़ें, लेकिन उस पर थोड़ा विचार भी करें। ज्योग्राफी पढ़ते समय खोजें कि ये देखा जा सकता है। अब आपसे कोई ऐसा भी उटपटांग व्यक्ति मिल जाएगा, कहेगा भाई ऐसा बताओ कि कौन सा ऐसा राज्य है, ग्रुप डिस्कशन में जो लोग जाते होंगे उनको पता होगा, ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री पे है और ना ही पानी वाला हिस्सा में है, वो कोस्टल बाउंड्री पे है, अंदर ही अंदर है, लैंड लॉक्ड है भारत का, उसको भी गिन लीजिए। यहां से चलिए, हरियाणा नंबर 1, दिल्ली को काउंट करें यूनियन टेरिटरी में तो दिल्ली ले लीजिए 2, फिर क्या आ जाएंगे, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5 और तेलंगाना 6। एक यूनियन टेरिटरी और 5 स्टेट हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, जो ना तो बाउंड्री पे है और ना ही कोस्टल एरिया पे। इससे भी याद रख सकते हैं। और कोई तूफानी व्यक्ति मिल गया है ना, जो बिल्कुल खान सर का क्लास लिया हो, एक एक चीज उसको एकदम से दिमाग में फिट हो गया हो, अगर वो आपसे पूछ दिया भाई ऐसा बताओ राज्य जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी टच करता हो और कोस्टल पर भी हो, कोस्टल बाउंड्री को भी टच करता हो, तो 2 राज्य हो जाएंगे कौन कौन से, गुजरात है ना, एक गुजरात और दूसरा वेस्ट बंगाल। ये दोनों इंटरनेशनल बाउंड्री को भी टच करता है और कोस्ट को भी टच करता है। ये भी इंटरनेशनल बाउंड्री को भी टच करता है और कोस्ट को भी टच करता है। इतना आपको अगर याद रहता है तो इंडिया के परिचय में आपसे कभी कोई ऐसा सवाल नहीं हो सकता जो कि आपको फंसा दे। बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम पढ़ते हैं, कहीं से कोई लाइन याद करते हैं या उन चीजों को देखते हैं मैप पर और देख करके आइडिया निकालते हैं। बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। अब राज्य में उलझा दिया जाएगा ना, तो दे देगा कि मैक्सिमम राज्यों से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। कोई ऐसा स्टेट बताएं जिसके चारों तरफ अधिक से अधिक राज्य हो, है ना। आप कोई राज्य पे उंगली रखेंगे और गिन लेंगे। अगर एमपी पे रखेंगे 1 2 3 4 5, जाके रुक गए। छत्तीसगढ़ पे रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, नाम छत्तीसगढ़ है, स्टेट 7 के आसपास है, तो 7 देख रहे हैं, 7 लगभग दिख रहा है, इसको भी टच कर रहा है। यानी एक जहां जहां हम बिंदु डालें तो देखो 1 2 3 4 5, बिहार थोड़ा दूर हुआ नहीं तो भी 6 7, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को कि इंडिया का परिचय जनरल स्टडी जीके जीएस के हिसाब से आप सबके लिए एक बेहतर तरीके से हमने कोशिश की है समझाने की। इसके बाद भी कुछ कमियां रह जाएंगी तो हम चाहेंगे कि आपको नोट्स के जरिए या जो इसके वन लाइनर ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके जरिए फुलफिल करके आपकी सफलता में हम जहां तक सहयोगी हो सके वो भूमिका जरूर निभाएंगे। थैंक यू सो मच।